बच्चों हम हमारी पुस्तिका का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सरकार क्या है, और इस अध्याय को हमने 2 भागों के अंतर्गत इसके बारे में पूरी चर्चा कर ली है। यानी कि हमने जान लिया है कि सरकार क्या है, सरकार कौन कौन से कार्य करती है, सरकार के स्तर कौन कौन से होती हैं, और सरकार हमारे लिए लोकतांत्रिक सरकार किस तरीके से बनी होती है, ये हमारे लिए कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है। इन सब के बारे में हमने इस पूरे अध्याय के अंतर्गत चर्चा की है। आज हम इस अध्याय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको ये पूरा अध्याय को पढ़ना और समझना आवश्यक है, और वह तभी होगा जब आप अपनी पुस्तिका में इसे पढ़ेंगे, साथ ही आप यहाँ पर भी जो वीडियो होंगे उनको देख सकते हैं। अब हम प्रश्न करते हैं, इसलिए अपनी कॉपी पेन लेकर एकदम एक एक प्रश्नों को लिखकर समझकर अच्छे प्रकार से हल करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किसी भी देश को सरकार की जरूरत क्यों होती है? प्रश्न बहुत ही सरल सा है कि सरकार क्यों बनाई जाती है, तो उसके लिए उत्तर देना है, किसी भी देश को सुचारू शासन चलाने, विभिन्न तरीके के निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। यानी कि कौन कौन सी चीजें? सुचारू शासन, निर्णय लेना और काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। इसको आप अपने तरीके से और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा जो प्रश्न है, सरकार किन किन स्तरों पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। ये भी बहुत सरल सा प्रश्न है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया कि हमारे देश की जो सरकार है 3 स्तरों पर कार्य करती है, और वह स्तर कौन से हैं? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। यानी राष्ट्रीय स्तर को केंद्र सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, राज्यों में अलग अलग राज्यों में जो 29 राज्य हैं उनमें राज्य सरकारें कार्य करती हैं, और राज्यों को जो जिले में और गाँव में बांटा गया है उसमें स्थानीय स्तर पर शासन चलाया जाता है, जो गाँव में, शहर में, मोहल्लों में जो सरकारें होती हैं वो कार्य करती हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सरकारें हैं उनके 3 स्तर होते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 है, सरकार कितने तरह की होती है? ये 3 प्रश्न है। सरकार कितने तरह की होती है? सरकार हमने देखा, सरकार 2 तरीके की होती है। एक होती है राजतांत्रिक जो सरकार व्यवस्था, और एक होती है लोकतांत्रिक सरकार। यानी कि सरकारों के प्रकार 2 हैं। राजतंत्र के अंतर्गत राजा या रानी के द्वारा शासन किया जाता है, और उनका एक छोटा सा मंत्री समूह होता है जो निर्णय लेता है। ठीक है, जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता चुनाव करती है, वोट करती है, और वोट करने के बाद में जो लोग जीतते हैं वो सरकार में जाते हैं, सत्ता में जाते हैं, और उनके द्वारा शासन किया जाता है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से सरकार 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक, राजतांत्रिक और लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? अभी हमने सरकारों के प्रकार पढ़े, उसमें लोकतांत्रिक सरकार को हम देख सकते हैं कि क्या होती है। लोकतांत्रिक सरकार में शासक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनता के प्रतिनिधि यानी जनता के द्वारा चुने हुए होते हैं, अर्थात जनता के मतदान द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है, यानी कि जनता द्वारा, यानी लोग अपने मतदान के द्वारा, जनता के लिए यानी जनता अपने लिए शासन चलाने के लिए, जनता का शासन यानी कि लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, 5 संख्या है प्रश्न, राजतंत्रीय सरकार किसे कहते हैं? वही लोकतंत्र पढ़ा, अब राजतंत्र सरकार किसे कहते हैं? राजतंत्रीय सरकार में शासक का प्रधान राजा होता है। राजा के द्वारा ही कार्य किया जाता है। राजा अपने मंत्री समूह के द्वारा शासन संचालन करता है, वह राज्य का सर्वोपरि होता है। इसे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, आप सरकार शब्द से क्या समझते हैं? एक सूची बनाइए, किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। देखो बच्चों, इस प्रश्न में 2 बातें पूछी गई हैं, दोनों बातों का हमें अलग अलग तरीके से जवाब देना है। पहली बात तो पूछी गई है कि जो सरकार शब्द है वो क्या है, यानी कि हमें सरकार की परिभाषा देनी है कि सरकार का अर्थ क्या होता है। दूसरी बात इसमें पूछी गई है कि सरकार आपके जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है, तो उसका उत्तर देना है। तो दोनों का हमें अलग अलग उत्तर देना है। तो पहले हम देते हैं कि सरकार क्या है। सरकार शब्द एक व्यवस्था है। क्या है? एक व्यवस्था है। इसके अंतर्गत राज्य, समुदाय,
समुदाय को नियंत्रित किया जाता है और सभी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। देश के जितने भी शासन होता है उसको सुचारू संचालन के लिए सरकार एक व्यवस्था होती है, कुछ लोगों की, कुछ संस्थाओं की, और वह पूरे देश का संचालन करती है। अब हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है भाई, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि सरकार हमारे लिए बहुत सारे कार्य करती है। और वो कार्य कौन कौन से हैं, देखो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पहले तो सरकार सार्वजनिक निर्माण के कार्य करती है, जैसे सड़कें, अस्पताल, विद्यालय, पुल, धर्मशालाएं, मैदान, तालाब आदि बनाने का कार्य करती है। इससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। आवश्यक सुविधाएं प्रदान करती है, जिसमें बिजली, पानी, परिवहन, संचार, डाक, रेल, पेट्रोल पंप आदि की सुविधाएं होती हैं। सार्वजनिक जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पे कार्य करती है, जैसे जरूरतमंदों के लिए योजनाएं बनाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अच्छी शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो ये सरकार का कार्य होता है। देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बना के रखती है। प्राकृतिक विपदा के समय सहायता करना, जैसे भूकंप, बाढ़, अकाल, सुनामी के समय सरकार हमारे लिए कार्य करती है। सभी नागरिकों के हितों व अधिकारों की रक्षा भी सरकार के द्वारा की जाती है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाती है। कानून बनाना और उसे लागू करना, यह भी सरकार का कार्य होता है। तो इन कार्यों के द्वारा सरकार पूरे देश के अंतर्गत जो भी जनता है, जो भी नागरिक है, उनके जीवन को प्रभावित करती है। यानी कि इन कार्यों से ही हमारा जीवन व्यवस्थित रूप से चल पाता है। जो कौन करता है, सरकार करती है। सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है, यानी कि कानून सरकार के द्वारा क्यों बनाए जाने चाहिए और वो सभी के लिए क्यों होने चाहिए। तो इसके लिए सभी प्रशासनिक कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार को कानून बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि बिना कानून बनाए तो कोई भी कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि हर कार्य को चलाने के लिए नियम होना जरूरी होता है। सभी लोगों की जिंदगी बिना किसी समस्या यानी बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। कोई भी आदमी बिना किसी कारण किसी को भी परेशान न करे, उसे नियंत्रित करने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है। यानी कि कोई अपराध कर रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी कानूनों की जरूरत होती है। इस तरह सरकार को सबके लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। हमारा जो 8वां प्रश्न है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार के हमें लक्षण बताने हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला होता है, लोग अपने मताधिकार के द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। महत्वपूर्ण है मताधिकार, यानी लोगों के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, मताधिकार के द्वारा, यानी वोट डालकर वो लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। तो सबसे पहले तो लोकतांत्रिक जो भी सरकार होगा उसका पहला लक्षण होगा मताधिकार के द्वारा सरकार का चयन। दूसरी बात, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है, साथ ही जनता को सफाई भी देनी होती है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत सरकार जो भी कार्य करती है, जो भी निर्णय लेती है, उसका आधार बताना पड़ता है। ये कार्य सही है या गलत है, इसकी पूरी समीक्षा की जाती है। अगर ऐसा लगता है कि सरकार के द्वारा ठीक कार्य नहीं किया जा रहा, तो सरकार को सफाई देनी पड़ती है कि ये कार्य ऐसे क्यों हुआ। तो इसलिए ये कुछ लोकतांत्रिक जो सरकार है हमारी, उसके कुछ लक्षण होते हैं। महिला मताधिकारी, 9वां प्रश्न है बच्चों, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है। अंत में हमने हमारे अध्याय में एक चर्चा की थी कि अमेरिका के अंतर्गत भी महिलाओं ने आंदोलन किया था मताधिकार के लिए, तो वो क्या है ये पूछा गया है। पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। यूरोप और अमेरिका में भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। यूरोप और अमेरिका जैसे विकसित देशों की बात की गई है, वहां पर भी पहले महिलाएं वोट नहीं डाल सकती थी। इसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किया, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहा जाता है। ये कहाँ हुआ था, यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में। सफ्रेज मूवमेंट, जिसको महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। विश्व युद्ध के दौरान जब सभी पुरुष लड़ाई में व्यस्त थे, तब महिलाओं को उनके सभी काम करने और व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। तब लोगों को एहसास हुआ कि जब महिलाएं पुरुषों के जिम्मेदारी को संभाल सकती हैं, तो उसे मतदान का अधिकार भी मिलना चाहिए। इस आंदोलन के दौरान उन सभी ने भूख हड़ताल की, अपने को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। लगातार बहुत अरसे के संघर्ष के बाद उन्हें पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिला।
इस आंदोलन में सफल होने के बाद अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये पूरा आंदोलन जो था ये यूरोप के देशों में हुआ, अमेरिका और इंग्लैंड में हुआ, तो इससे महिलाओं को वोट डालने की शक्ति प्रदान की गई, अधिकार दिया गया, तो इसे महिला मताधिकार आंदोलन कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से जो हमारा 10वां प्रश्न है, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उसके विचारों से सहमत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है यह भेदभाव का एक रूप है? बिल्कुल बच्चों, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि वोट देने का अधिकार सभी को होना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है, भेदभाव है ये। लेकिन गांधी जी का यह विश्वास था कि भारत में हर वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यह बिल्कुल सही लगता है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति गरीब और अशिक्षित होते हैं वे भी बुद्धिमान होते हैं, उनमें भी सरकार चुनने की काबिलियत होती है। उनके विचार से जो व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी को परिपक्व तरीके से संभाल सकता है वह अपनी मर्जी से सरकार चुनने के लिए भी परिपक्व होता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि अशिक्षित लोगों को, ज़्यादातर गरीब, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। यह उनके भेदभाव की भावना को दर्शाता है, जो बहुत गलत है। जो भी लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऐसे लोगों को, जो अशिक्षित हैं, गरीब हैं या महिलाएं हैं, उनको मतदान नहीं करना चाहिए, उनको ये अधिकार नहीं देना चाहिए, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। वो भेदभाव की भावना पाले हुए हैं, जो कि हमारे समाज के लिए गलत है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो पूरा अध्याय है यहीं पर समाप्त होता है। इस पूरे अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी हमने हल किए, जो कि सभी निबंधात्मक थे। बच्चों इन प्रश्नों का आप जवाब जब भी लिखें उसके लिए सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तरों को समझना आवश्यक है, यानी क्या प्रश्न पूछा गया, आपको उत्तर किस तरीके से देना है। उत्तरों को रटना नहीं है, क्योंकि रटे हुए उत्तर हमेशा गलत होते हैं। समझना है, समझने के साथ में आपको लिखने का भी प्रयास करना है। जब आप बार बार में उत्तर लिखोगे तो आपको लिखने का अच्छा प्रयास हो जाएगा। ठीक है, आगे हम अगले अध्यायों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।